स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। अनुकरण क्या है, अनुकरण का अर्थ और अनुकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। तो अनुकरण समझिए चीज क्या होती है। अनुकरण होता है किसी की नकल करना। अब बच्चा है वो जन्म के बाद ही अनुकरण करना शुरू कर देता है। जब हम हंसते हैं वो हमें देख के हंसता है। हम चाहे वो खाना पीना करते हैं, चाहे वो हम कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, तो सारी चीजें बच्चा क्या करता है वो देख के सीखता है। छोटे बच्चों को अगर चलना भी सिखाते हैं तो वो हमें देगा कि हम किस तरह से चल रहे हैं, तो वो उसी तरह से चलेगा। उसके बाद वो स्कूल जाता है तो अब जैसे टीचर है, टीचर उसको ए फॉर एप्पल सिखा रही है, तो वो क्या करेगी, वो बोर्ड पे लिखेगी, चाहे वो बोल के सिखाएगी। तो बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा है वो टीचर का अनुकरण करेगा, मतलब उसको देख के, उसको सुन के, तो उसकी क्या करेगा, वो नकल करेगा। तो उसी को हम क्या करते हैं, अनुकरण कहते हैं। तो जरूरी नहीं अनुकरण है वो बच्चे ही करते हैं। तो जन्म से लेकर ये वृद्धावस्था तक अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब अनुकरण का इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे जो परिवार है उसका माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार का माहौल है वो अच्छा होगा तो बच्चा अनुकरण उस चीज को करके वो बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा व्यवहार सीखेगा। अगर स्कूल में जाता है, टीचर का बिहेवियर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा है, तो वो उसका भी अनुकरण करेगा। अगर टीचर है वो बार बार गुस्से में बोलता है तो बच्चा क्या करेगा, वो उसको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि टीचर है वो कैसे बोल रहा है, तो वो उसका अनुकरण करेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि बच्चे के सामने हम घर पे भी अच्छा माहौल दें, स्कूल में भी क्या दें, अच्छा माहौल दें। तो अब हम पढ़ते हैं कि अनुकरण क्या है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ और इसके डेफिनेशंस देखते हैं। अनुकरण का सामान्य अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की नकल करना, मतलब किसी चीज को देख के, सुन के, एज इट इज करना क्या होता है, अनुकरण। दैनिक जीवन में अनुकरण एक सामान्य बात है, जैसे दूसरों को दौड़ते देखकर दौड़ना और जिधर दूसरे देख रहे हैं उसी ओर देखना। अब ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि हम सामने देखते हैं, तो अगर दो तीन जने एक तरफ देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे कि ये क्या देख रहे हैं, तो वो क्या है, अनुकरण है। तो वो क्या सामान्य सी चीज है कि हम अनुकरण है वो करते हैं। अब इसका अभिप्राय यह है कि वे सभी कार्य जो हम चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुरूप करते हैं वो अनुकरण होते हैं। तो अनुकरण होता है वो चेतन भी होता है और अचेतन भी होता है। अनुकरण होता है तो वो कई बार हम जानबूझ के करते हैं, तो कई बार अनुकरण क्या होता है, हमारी बॉडी है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है और अनुकरण है वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो ये होते हैं दोनों टाइप के, चेतन और अचेतन। उसके बाद अनुकरण का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ डेफिनेशंस है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिड की डेफिनेशन कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों का व्यवहार को जानबूझकर अपनाना क्या है, अनुकरण है। यही मैंने आपको बताया कि दूसरा व्यक्ति है वो व्यवहार कर रहा है, उसको देखकर हम जानबूझ के अपने व्यवहार में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो वो क्या होता है, अनुकरण होता है। उसके बाद मैकडूगल महोदय ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की क्रियाओं, शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। कि दूसरा जैसे गतिविधि कर रहा है उसकी गतिविधि की हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो वही क्या है, अनुकरण है। उसके बाद रायबर्न ने क्या कहा था कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो अनुकरण क्या होता है, हम देख के सीखते हैं, मतलब उसका बाह्य जो स्वरूप है उस चीज की हम नकल करते हैं, तो ये क्या है, होता है हमारा बाह्य व्यवहार होता है। उसके बाद केज वेस्टेट ने क्या कहा था कि अनुकरण प्रेरणा तथा प्रक्रिया के बीच वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती जुलती होती है। तो अनुकरण क्या होता है, उस एक्टिविटी से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। उसके बाद हेज ने क्या कहा था, अनुकरण सामाजिक सुझाव की उपजाति है। यह बाह्य क्रिया के लिए दिया गया एक विचार है जो प्राप्त करने के बाद क्रियान्वित किया जाता है। मतलब हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं और हम उसको अपने व्यवहार में क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, अपनाते हैं। अब इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उसके बाह्य स्वरूप की नकल करना ही क्या होता है, अनुकरण होता है। तो अनुकरण क्या है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह सभी प्राणियों में पाई जाती है और इसके द्वारा प्राणी अन्य कार्यों को सीखता है और दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य और क्रियाओं को देखकर ठीक
उसी प्रकार से नकल करने लगता है। तो ये चीजें क्या होती है, अनुकरण होती है। सामने वाले के व्यवहार को देख के उसी के अकॉर्डिंग उसके जैसा व्यवहार करना क्या होता है, अनुकरण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। अनुकरण के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले है भाव चालक अनुकरण। भाव चालक अनुकरण क्या होता है, मतलब सामने वाले के भावों को देखकर किया जाने वाला अनुकरण। अब यह अनुकरण अपने स्वयं के भावों के कारण किया जाता है। जैसे बालकों द्वारा शिक्षक के हास्यास्पद कार्य या व्यवहार का दोहराया जाना। जब बच्चे अगर मजाक कर रहे हैं टीचर, तो उसके व्यवहार को बच्चे क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो वो क्या होता है, भाव चालक अनुकरण होता है। मतलब मजाक का एक भाव है उसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिस्वरूप अनुकरण। प्रतिरूप अनुकरण क्या होता है, अब जैसे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे क्या होते थे, जो लेंस है, लेंस को धूप में रख के कागज जलाते थे, तो उसको दूसरे बच्चे ने देख लिया, तो वो क्या करेगा, वो वैसे उस प्रक्रिया को देख के उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो बच्चा उस प्रक्रिया को दोहराएगा। मतलब ये धूप में लेंस को रख के अगर कागज को जला रहा है, तो मैं इस एक्टिविटी को करके देखूं, तो वो क्या होता है, वो प्रतिरूप अनुकरण होता है। इस अनुकरण में ध्यान क्रिया पर केंद्रित न होकर उस पे उत्पन्न होने वाले प्रभाव पर केंद्रित रहता है। मतलब वो खुद देखना चाहता है कि इस पे कैसा प्रभाव पड़ता है। बालक किसी व्यक्ति को आग में कागज जलाते हुए देखकर स्वयं कागज जलाकर उसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव को देखता है कि कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, वो उसका प्रतिरूप अनुकरण होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सहज अनुकरण। सहज अनुकरण क्या होता है कि बच्चे अपने आप, जैसे हम छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तरफ स्माइल कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ क्या करेगा, देखते ही स्माइल करेगा। हम उसकी तरफ जीभ निकाल रहे हैं, तो हमें देख के जीभ निकालेगा। तो ये क्या है, वो सहज अनुकरण है कि यह अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाव के कारण किया जाता है और इसमें सहानुभूति का स्थान होता है। जैसे एक बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर बच्चे का मुस्कुराना, और भीड़ में एक या अधिक व्यक्ति को अनुचित कार्य करते हुए देखकर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भी वैसा ही कार्य किया जाना। आप जैसे स्ट्राइक करते हैं लड़के, 2-3 जने अगर अनुचित कार्य करते हैं, तो उनको देखकर जो बाकी के भीड़ के 2 लड़के हैं वो भी वैसा ही काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सहज अनुकरण होता है। या बच्चे के द्वारा किया गया अनुकरण होता है, वो सहज होता है। जो सामने वाले को देख के मुस्कुराता है, तो वो क्या होता है, सहज अनुकरण। उसके बाद है शिशुओं का अनुकरण। शिशु क्या होता है, वो हर चीज का अनुकरण करता है। जैसे अब हम सामने से उसकी तरफ मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुरा देता है, हम उसको हेलो बोलते हैं, तो वो हेलो बोलता है। तो ये चीजें क्या होता है, ये शिशुओं में कॉमनली पाया जाता है कि जब बच्चे हैं, हम उसकी तरफ जीभ निकाल रहे हैं, तो सामने व्यक्ति जीभ निकालेगा। तो वह बहुत ही छोटे बच्चों का अनुकरण है और किसी प्रकार की भावना व्यक्त नहीं करता है। मतलब उसमें कोई भावना नहीं होती, वो सिंपली हमें देख के क्या कर रहा है, हमारा बाह्य अनुकरण कर रहा है। किसी व्यक्ति को जीभ निकालते हुए देखकर बच्चा अपनी जीभ निकालना, और यह बिल्कुल शुद्ध प्रकार का क्या है, अनुकरण है। मतलब उसमें कोई उसकी सोच समझ कोई चीज शामिल नहीं है, बस वो उसको देख के ही उसका अनुकरण कर रहा है। उसके बाद है विचारपूर्ण अनुकरण। तो विचारपूर्ण अनुकरण कौन सा होता है, जो जानबूझ के किया जाता है। यह अनुकरण जानबूझ के किया जाता है, किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसकी क्रियाओं का अनुकरण करना। जैसे जो महान लोग हैं, महात्मा गांधी जी हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उन्होंने जो कार्य किए उनको अपने जीवन का क्या बनाना, आदर्श बनाना। तो ये क्या होता है, विचारपूर्ण अनुकरण होता है। वो हम जानबूझ के उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद है सप्रयास अनुकरण, जो हम कोशिश करके जो अनुकरण करते हैं, इस प्रकार का अनुकरण है, वो भी क्या किया जाता है, जानबूझकर सप्रयास किया जाता है। और व्यक्ति की इच्छा तथा रुचि इस प्रकार के अनुकरण का आवश्यक तत्व है। तो व्यक्ति के सप्रयास अनुकरण में क्या, खुद की रुचि का होना जरूरी है, तो खुद इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा। उसके बाद है अचेतन अनुकरण। अचेतन अनुकरण कौन सा होता है, जो किसी को देख के नहीं, वो बिना सोचे समझे जिसका अनुकरण करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है अचेतन अनुकरण है। आजकल बच्चे हैं, किसी हीरो को अच्छी कटिंग, किसी हीरो की अच्छी कटिंग देख ली, तो वो क्या करते हैं, वो उसी कटिंग का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। वो सोचते समझते कुछ नहीं है, हालांकि उसको देख के क्या कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, अचेतन होता है। इस प्रकार के अनुकरण में विचार या तर्क निहित नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। हाँ, देख के अच्छी लगी तो वो खुद कर लेते हैं। इसके अनुसार करने वाला अचेतन या अनजाने ढंग से एक
दूसरे के व्यवहार की नकल करने लगता है। आजकल युवक युवतियों में मीडिया के नायक नायिकाओं की वेशभूषा, बालों का स्टाइल, चाल ढाल और अनुसरण अचेतन रूप से किया जाता है। मतलब उसमें उनका तर्क कोई शामिल नहीं होता है, वो सिर्फ देख के उनका अनुकरण करते हैं। अब हम देखते हैं अनुकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। तो अनुकरण है वो छोटा बच्चा जब स्कूल में एंटर होता है वहीं से उसका अनुकरण क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, अब टीचर है, टीचर ए फॉर एप्पल है, बच्चे को कैसे सिखाएगा, वो बोर्ड पे लिखेगा तो बच्चा उसको अपनी नोटबुक में लिखेगा। अब जैसे टीचर बोल रहा है तो वो उसको बोलेगा। तो क्या होता है, जो अनुकरण है वो शिक्षा की पहली सीढ़ी है, ठीक है। अब होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो ये सारी चारों की चारों जो चीजें हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो अनुकरण पे है। वो चारों चीजें हैं वो अनुकरण से ही सीखी जाती हैं। तो शिक्षा में अनुकरण का अत्यधिक महत्व है। यदि यह कहा जाए कि अनुकरण ही शिक्षा का आरंभ है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा स्कूल में एंटर होते ही उसका क्या हो जाता है, अनुकरण स्टार्ट हो जाता है। तो अत्युक्ति नहीं होगी। बालक विद्यालय में भाषा, खेल, बोलचाल, जीवन शैली, पढ़ना लिखना आदि के अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। अब वो स्कूल में ही जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है। तो वो सारी चीजें किससे सीखता है, वो अनुकरण से ही सीखता है। उसके बाद जेम्स ने क्या कहा था, अनुकरण और आविष्कार दो साधन हैं जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। तो मानव में दो ही चीजें हैं वो इम्पोर्टेंस है, एक अनुकरण और दूसरा क्या है, आविष्कार। बच्चा किसी चीज को देखेगा, उसका अनुकरण करेगा और उसी व्यवहार को वो खुद करेगा। तो ये क्या है, अनुकरण और आविष्कार है। उसके बाद है जेम्स के कथन से न केवल मानव जाति के लिए वर्ण उसके अंग बालक के लिए भी अनुकरण की उपयोगिता का परिचय मिलता है। वस्तुतः बालक की शिक्षा और विकास में अनुकरण के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं और हम इस बात का महत्व है वो दिग्दर्शन के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करवा रहे हैं। तो ये कौन कौन से शीर्षक हैं, इन शीर्षकों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नैतिकता की शिक्षा, अच्छे व्यवहार की शिक्षा है। वन ने क्या कहा था कि अनुकरण का नैतिक क्षेत्र में वही कार्य है जो मानसिक क्षेत्र में है। बालक अपने माता पिता, शिक्षक आदि की नैतिक बातों को अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अतः घर और विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को उत्तम नैतिक शिक्षा प्राप्त हो। तो बच्चे की नैतिक शिक्षा किस पे डिपेंड है, उसके घर के वातावरण पे डिपेंड है और दूसरा है वो उसके स्कूल के वातावरण पे डिपेंड है। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा है और उसके बाद अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो बच्चे में क्या होगी, नैतिक शिक्षा अच्छी होगी। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। सामाजिक व्यवहार वो बच्चा कहाँ से सीखता है, जब वो घर से बाहर निकलता है, जो वो दूसरे बच्चों की संगति में रहता है या दूसरे बच्चों के साथ खेल खेलता है या किसी के साथ कहीं घूमने जाता है। तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ के वातावरण में जो लोग रह रहे हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उसके सामाजिक व्यवहार है वो उसका है जो बाहरी लोगों को देख के वो सीखता है। फ्लेमिंग के अनुसार बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत ही सरलता से सीख सकता है। अतः शिक्षक को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं, पर्यटनों आदि की व्यवस्था करके बालक को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसे अनुकरण द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा मिले। तो इसीलिए जरूरी है बच्चों को घुमाने लेके जाएं, दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है कि दूसरे बच्चे की हेल्प कैसे करनी है। किसी बच्चे को लग गई तो दूसरा बच्चा है वो उसको छोड़ के घर पे भाग रहा है या उसकी हेल्प कर रहा है, उसके लिए दवाई लेके आ रहा है। तो ये क्या है, इसका सामाजिक व्यवहार है। वो कहाँ से सीख रहा है, अपने समाज से सीख रहा है। तो इसके लिए जरूरी है बच्चे को घर से बाहर निकालें और टीचर के साथ है या उसके साथ जो रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ उसका व्यवहार है, उससे उसमें क्या होगा, इम्प्रूव होगा। उसके बाद है स्पर्धा उत्पन्न करने का साधन। आजकल ये सबसे ज्यादा है। तो कंपटीशन की जो भावना है वो प्रत्येक बच्चे में पाई जाती है। बालक में अनुकरण करते इसमें दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और कई बार बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में जेलसी आ जाती है दूसरे बच्चे को देखकर। अब जैसे दो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, अगर एक बच्चा पीछे रह गया तो आगे निकलने वाले के प्रति उसका कंपटीशन की भावना नहीं रह जाती, बल्कि उससे क्या हो जाती है, उससे जेलसी हो जाती है। तो बच्चे को सिखाएं कि इसको ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं, इसको प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखा जाए।
जैसे यदि बालक आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसमें क्या हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहन देना और कार्य का दमन करना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व के निर्माण का साधन। तो हमारे जो पर्सनैलिटी है उसकी बिल्डिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अनुकरण। अनुकरण व्यक्ति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में नन के अनुसार क्या है, अनुकरण व्यक्तित्व के निर्माण का प्रथम चरण है। अनुकरण का क्षेत्र जितना ही अधिक उत्तम होगा उतना ही अधिक व्यक्तित्व का विकास होगा। अब बच्चा है वो अपने चारों तरफ के वातावरण में अगर अच्छे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा है वो हर चीज को अनुकरण के द्वारा सीखता है। उसके बाद हम देखते हैं कुशलता की प्राप्ति। डम्पिल के अनुसार अनुकरण की वह विधि है जिसके द्वारा हम अनेक क्रियाओं में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ क्रियाएं बोलना, खेलना, चित्र बनाना आदि। बालक इन क्रियाओं को दूसरे बालकों और शिक्षक का अनुकरण करके कुशलता से प्राप्त कर सकता है। बच्चा ड्राइंग करना सीखता है, खेलना सीखता है, अच्छा बोलना सीखता है, तो वो कहाँ से करता है, वो दूसरों का अनुकरण करते ही सीखता है। उसके बाद है अच्छे आदर्शों की शिक्षा है। वो डम्पिल के अनुसार बालक शिक्षकों के कार्यों, शारीरिक गतियों, वेशभूषा, व्यवहार आदि का अनुकरण करके अच्छी या बुरी बातें सीखता है। अतः शिक्षक को सब बातों को अच्छे आदर्श उपस्थित करके बालक के अनुकरण द्वारा उसमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा है वो घर पे अपने पेरेंट्स को बिहेवियर को देखेगा और स्कूल में है वो अपने टीचर के बिहेवियर को देखेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसके साथ अच्छे से पेश आए ताकि उसका जो उसके जो नैतिक डेवलपमेंट है वो उसका अच्छा हो। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक विकास का साधन। स्टाउट के अनुसार मानसिक विकास के लिए अनुकरण की प्रक्रिया बहुत ही अधिक महत्व रखती है। बालक अनुकरण के द्वारा ही अपने माता पिता, शिक्षक, साथियों और समाज से अनेक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास करता है। अतः शिक्षक को विद्यालय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे बालक अनुकरण द्वारा अधिक से अधिक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास कर सके। इसलिए जरूरी है कि जो टीचर है वो स्कूल में बच्चों के साथ व्यवहार है वो शांतिपूर्ण रखे ताकि बच्चे उसका अनुकरण भी करें तो अपना व्यवहार अच्छा रख सके। उसके बाद हम देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति का साधन। रोज के अनुसार अनुकरण मौलिक आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। रोज का कथन है कि शिक्षक के विभिन्न पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं का आयोजन करके, मतलब जरूरी नहीं उसको बुक पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा उसे अदर एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। उसको खेल का अवसर दें, उसको कोई चीज, कोई ड्राइंग पेंटिंग करने का अवसर दें, ठीक है, उसे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई टॉपिक दें तो वो अपने विचार है वो खुल के प्रस्तुत करे। तो ऐसे अवसर है हमें बच्चे को देने चाहिए। बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। ऐसा करके वह बालक में निहित योग्यताओं का विकास कर सकता है। हम जान सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या योग्यताएं हैं। तो ये था हमारा अनुकरण, अनुकरण के डेफिनेशंस और हमारा शिक्षा में अनुकरण का क्या महत्व है। तो बच्चा क्या होता है, वो हर चीज है वो अनुकरण से सीखता है। जब से उसका जन्म होता है, जन्म से मरने तक है वो क्या करता है, हर चीज को अनुकरण करके ही सीखता है। इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चे को घर पे और स्कूल पे अच्छा माहौल दें ताकि बच्चा है उसका नैतिक विकास अच्छा हो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।